वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा संगवान इंग्लिश वाली। और आज की जो सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं आपको फ्लेमिंगो की जो बुक है क्लास 12 की, उसके जो 8 लेसन्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके आपको वन शॉट देने वाली हूँ। आज आपको पार्ट 1 के अंदर जो मैं लेसन कवर करने वाली हूँ वो है आपका लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डाउडर, लोस्ट स्प्रिंग, एनिस जंग, डीप वाटर, विलियम डगलस, रेड ट्रैप, सलमा लैगरलोफ। जो ये आपके 4 लेसन्स हैं, 4 लेसन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। इन लेसन्स की जो मेन समरी है वो क्या है, इनकी मेन थीम है वो क्या है, और अंडरलाइन जो मैसेज है वो क्या है। आज का जो सेशन रहेगा उस सेशन में आप सब लोगों के साथ में इस चीज़ पे डिस्कस करूँगी। एक्चुअल में क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट के पास इस वक्त टाइम नहीं है, समय को देखते हुए, समय की नज़ाकत को देखते हुए इन लेसन्स का देना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए, और स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि वन शॉट दे दो मैम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमने सोचा चलिए ठीक है करा देते उसी हिसाब से। तो लेट्स बिगिन विद लास्ट लेसन। देखो कितनी बड़ी आयरनी है ना, लास्ट लेसन। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना, सीबीएसई बेवकूफ़ नहीं है जो क्लास 12 के अंदर ऐसे ऐसे लेसन डालती है। जैसे सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन की बिगनिंग के अंदर ही क्या आया, लास्ट लेसन। तो मैं अब इसकी आपको जो मेन समरी है वो समरी बताने जा रही हूँ। फ्लैशबैक में क्या चल रहा होता है फ्लैशबैक में क्या होता है, फ्रांस और जर्मनी दोनों के बीच में वॉर चल रहा होता है, और बिस्मार्क वॉज द लीडिंग हीरो एट दैट टाइम, एंड जर्मनी डिफीटेड 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, दैट इज द अल्सेस एंड लॉरेन। 2 डिस्ट्रिक्ट उसके वो क्या कर देती है, डिफीट कर देती है। और जो फ्रांस है तो वहां पर कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है। नाउ जर्मनी हैज डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू इम्पोज जर्मन लैंग्वेज। वहां पे वो कौन सी लैंग्वेज इम्पोज करने जा रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज। तो इसी को लेकर के पूरी की पूरी समरी है। यहाँ पर अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो एक स्कूल की लोकेशन है, ये स्कूल है वहाँ पे। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में हमारे पास में एम हैमल है, कुछ विलेजर्स हैं, मिस्टर वॉचर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सेंट्रल कैरेक्टर लेकर प्रोटोगोनिस्ट की बात करें तो प्रोटोगोनिस्ट हमारे पास में क्या है, फ्रेंच है। प्रोटोगोनिस्ट वो कैरेक्टर होता है जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जहाँ से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एट द एंड ऑफ द सेशन, आई कैन से एट द एंड ऑफ द सेशन क्या होता है कि हमें हर चीज याद आ जाती है। जब हमारा मार्च में बिगन होता है सेशन, जब बिगिनिंग होती है तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, हम कुछ नहीं करते, हम सब टीचरों के लिए ऐसे सोचते हैं अरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन आते 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 क्या हो जाता है, हमें ना सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। तो यहाँ जो फ्रेंच का कैरेक्टर है, फ्रेंच एक स्टूडेंट है, एम हैमल कौन है, एक टीचर है। तो एम हैमल क्या है, एंटागोनिस्ट हुआ, और जो प्रोटोगोनिस्ट है वो कौन है, फ्रेंच है। एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट क्या होते हैं, प्रोटोगोनिस्ट जैसे मूवी के अंदर हीरो, और एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, जैसे विलन। अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलन होगा ना, उतनी ही ज्यादा मूवी सक्सेस होती है। अगर आप गजनी मूवी का एग्जांपल लें तो वहां पर विलन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतने जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हिट करता है, क्लाइमैक्स वहां पहुंच जाता है तो मूवी हिट हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं इस लेसन की बात करूँ, लास्ट लेसन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। लोकेशन मैंने आपको बता दी कहाँ पर स्कूल की लोकेशन है। अब था क्या, सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि अब कल से ये ऑर्डर आ चुके थे कि फ्रॉम टुमारो फ्रेंच लैंग्वेज विल बी जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, दैट इज द अल्सेस एंड लॉरेन। मॉर्निंग का सीन है, सुबह का टाइम है। और मैं ना एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर लेकर के एक सेपरेट वीडियो को। यहाँ मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, मैं सिर्फ आपको समरी, थीम और अंडरलाइन मैसेज ही देने वाली हूँ, तो मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूँगी। हाँ, जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो डेफिनेटली उसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मॉर्निंग का सीन है। आज फ्रेंड्स को स्कूल नहीं जाना, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा, उसका मूड नहीं है स्कूल जाने का। एनी हाँ, उसने इतनी हिम्मत करी क्योंकि उसके पास में ना अदर अट्रैक्शंस भी थे। जैसे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, देवर ड्रिलिंग, वो ड्रिल कर रहे थे, बाहर सनशाइन था, बर्ड्स वर चार्पिंग। तो ये सारे के सारे जो है ना, जो ये अट्रैक्शन थे, ये उसे रोक रहे थे कि नहीं बेटा स्कूल मत जा।
दूसरी बात क्या था कि एम हैमल हैज गिवन हिम रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, कि आपको पार्टिसिपल्स के रूल लर्न करने हैं। अब उसको कुछ नहीं आता था रूल में से, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी अवॉइड करा थी। वो नोइंग वेरी वेल कि जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल में जाते ही क्या होगा, टीचर मुझे स्कोल्ड करेगा, तो उसे स्कोल्डिंग से बचने के लिए भी, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत करी। जब हिम्मत करी स्कूल जाने के लिए, तो रास्ते के अंदर क्या है, एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है। और बुलेटिन बोर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के अंदर हो क्या रहा था एक्चुअल में, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, जितनी भी रिलेटेड टू वॉर, वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर होते थे वो सब वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता था। जब फ्रेंच ने जैसे तैसे हिम्मत करी स्कूल की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जैसे उसने भीड़ को देखा तो वहाँ रुक जाता, उसे समझ नहीं आ रहा कि भैया इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। तो वहाँ मिस्टर वॉचर ने धीरे से बोला कि यू हैव लॉट ऑफ टाइम, डोंट रन फास्ट। अब इसको ये थोड़ा सा गुस्सा सा भी आया कि यार ये क्या है, टीचर मेरा मजाक बना रहा है क्या, मतलब क्या कहना चाह रहा है मुझे यहाँ पे। तो लेकिन एनी हाउ हो जाता, टीचर नहीं सॉरी मिस्टर वॉचर। तो वो जब स्कूल पहुँचा तो स्कूल में भी अनयूजुअल थिंग्स थी। और अनयूजुअल थिंग्स कौन सी थी? सारी क्लास जो संडे मॉर्निंग की तरह, अगर स्कूल में साइलेंस थी, कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल लाइक संडे मॉर्निंग, फ्लैग थे एवरीवेयर। और जब क्लास में गया तो अब कैसे जैसे करके हिम्मत करके वो क्लास में एंट्री करी, लेकिन जैसे उसने देखा कि विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द बेंचेज में विलेजर्स बैठे हुए थे, अब कैसे एंट्री ले, जैसे तैसे करके अंदर घुसा भाई वो। उसने एंट्री ली क्लास में, उसने देखा धीरे धीरे। अब एम हैमल ने उसे कुछ नहीं बोला, डांटा नहीं, उसने सिर्फ इतना ही बोला, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। और उसने जैसे जैसे बोला कि आप बैठिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा विलेजर्स क्यों बैठे हुए। अब धीरे से उसने ऊपर करके देखा तो एम हैमल वॉज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, एम हैमल ने भी न्यू क्लोथ्स पहन रखे थे, फ्री लगी हुई शर्ट थी कि भाई ये क्या चीज़ है, इसने नए कपड़े भी पहन रखे। अब एम हैमल खड़ा हुआ, ही माउंटेड अपॉन ए चेयर्स। और ये जो न्यू क्लॉथ था वो जनरली क्या कब पहनता था, जब उसका कोई एनुअल फंक्शन होता था या स्कूल की कोई मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती थी, उन इवेंट्स के ऊपर जाकर के ये सब स्पेशल जो क्लॉथ्स होते थे वो पहनता था। ही माउंटेड अपॉन ए चेयर, वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, आज फ्रेंच लैंग्वेज का क्या है, लास्ट लेसन। दीज वर्ड्स वर जस्ट लाइक थंडर क्लैप, ये थंडर क्लैप की तरह थी, जैसे बिजली कौंध गई हो कि भाई क्यों, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब उसके यहाँ से ना माथा सनक गया एकदम कि ये व्हाट इज दिस, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा सब तो नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि उसने जो ना फ्रेंच से क्वेश्चन पूछना शुरू करा, और फिर उसने देखा जो विलेजर्स थे दे वर होल्डिंग प्राइमर इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में भी प्राइमर की बुक थी। अब उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था क्या है भाई, ये प्राइमर की बुक लेके क्यों बैठे हुए हैं, बस स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी, दे वर राइटिंग समथिंग। उसके बाद में क्या होता है कि एम हैमल के लिए जो जितने भी उसके विचार थे, सारे के सारे विचार धीरे धीरे, पहले वो एम हैमल को क्रैंकी साइको सब समझता था, उसके विचार चेंज हो रहे थे। और वो अब क्या कर रहा था, चुपचाप था, कुछ नहीं बोल रहा था। अब क्या हुआ, एम हैमल ने उससे क्वेश्चन पुटअप करने शुरू करे, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो उसने वहीं पर स्टॉप कर उसने ये बोला कि देखो ऐसा ही तुम्हारी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये हमारी गलती क्यों है, क्योंकि ये पेरेंट और हम सब की ना एक ऐसा हो जाता है कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसलिए ये इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट आर मिस्टेक। और एक यूनिवर्सल जो ट्रूथ इसने ये भी बताई कि इट इज़ द हैबिट ऑफ वी पीपल टू कीप एवरीथिंग टिल टुमारो। हम हर रोज़ जो है ना प्रोकास्टिनेशन करते हैं, प्रोकास्टिनेशन कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी प्रूव हो जाती है। अब हम अमल के लिए सबसे बड़ी बात उसने एक जो चीज़ बताई कि लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में ना दो इंपॉर्टेंट पावर होती हैं, और दो इंपॉर्टेंट पावर कौन सी होती हैं, एक पेरेंट्स और एक टीचर। अगर दोनों पावर फेल हो जाती हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन एक भी एक्टिव है दूसरी पैसिव तो भी बच्चा निकल जाता है। दोनों पावर एक्टिव हैं तो बच्चा टॉप पे चला जाता है। लेकिन उसके बाद एम हैमल ने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम किसी फार्म हाउस पे वर्क करो, और मैं चाहता था कि मेरी एब्सेंस में तुम मेरा पौधों में पानी दे दो, ये सब कर दो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। एम हैमल ने इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करा। उसके बाद में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज बनाई, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी बताया कि आपको जो ना इट इज जस्ट लाइक की टू प्रिजन, ये प्रिजन की के अकॉर्डिंग है, आपको अगर इसे संभाल के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर जैसे की होती है ना प्रिजन की, उसी तरह से है ये। तो वो इस तरह से इन सब चीज़ों को ले रहा था। और उसके बाद में क्या हुआ कि समथिंग चोक्ड इन हिज, जैसे थ्रोट, उसके गले में ऐसे लगा कुछ, क्योंकि बेल बज चुकी थी, 12 बज चुके थे, और 12 बजते क्या था कि अब से क्या हो जाए कि जर्मन लैंग्वेज, जो लोग आए हुए थे बा बे बी बू सब कुछ उन्होंने चैंट किया, और ये सब होता रहा।
उसके बाद में उसने ही टुक पीस ऑफ चौक वाइव ला फ्रांस, उसने ये लिखा लिव लॉन्ग फ्रांस। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट लेसन की समरी। इसका जो अंडरलाइन मैसेज है वो ये है कि वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ थिंग व्हेन वी लूज इट। जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तब हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें पता लगती है। जैसे इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज खोई, इन्हें जो ना इसकी इम्पोर्टेंस पता लगी। पहले जो फ्रेंच ध्यान ही नहीं दे रहा था, बाद में सबकी इम्पोर्टेंस उसे समझ में आई। अब हम आते हैं लेसन 2 के ऊपर, दैट इज द लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग वाला जो लेसन है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पार्ट वन के अंदर क्या है, सम टाइम आई फाइंड 1 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। ये कहानी है आपकी साहिब आलम की। और जो दूसरा पार्ट है कि सम टाइम आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो उसके बाद में क्या है, पार्ट 1 जो है वो मुकेश की स्टोरी को बताता है। ये यहाँ पर एक चीज़ और ये बताती है, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जो लोस्ट स्प्रिंग है बच्चों की, चाइल्ड लेबर कहीं पर भी बंद नहीं हुआ। ये एक जो स्टोरी है ना, इट इज़ एट द आउटर एरिया ऑफ सीमापुरी के आसपास के एरिया की कहानी है जहाँ बच्चे सफ़र कर रहे हैं। जो दूसरी स्टोरी है दैट इज़ द स्टोरी ऑफ फिरोजाबाद, जहाँ बेंगल मेकर्स हैं। तो पहले पार्ट के अंदर जो अनीस जंग इसके राइटर है उससे क्वेश्चन पूछते, वो देखते हैं कि सुबह बच्चे आते हैं बेयर फुटेड हैं, वहाँ पर उन्होंने बोरा लाद रखा है अपने हाथ के ऊपर और वो ले करके चले। एक दिन अनीस जंग ने उनसे पूछ लिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, वाई आर नॉट गोइंग टू स्कूल। एक बच्चे ने बोला कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। और अनीस जंग ने बोला अगर मैं आपके नेबरहुड में स्कूल बनाऊँ तो स्कूल में जाओगे। ही सेड यस आई विल गो, अगर आप नेबरहुड में स्कूल बना दोगे तो। बड़ी हैरानी वाली बात थी कि नेबरहुड में स्कूल बना दोगे तो मैं जाऊँगा। उस दिन बाद में आकर के बच्चा सेम क्वेश्चन पूछ लेता, आपने स्कूल बना दिया। और उस टाइम अनीस जंग को ये बात समझ में आई कि इस तरह से पॉलिटिकल पीपल आते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं और चले जाते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसने देखा कि जो जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को अपने पास में बुलाया और उन्हें से क्वेश्चन पुट अप करना शुरू करा कि वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। बच्चों ने बड़े प्यार से जवाब दिया, चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हमने, क्यों नहीं पहन रखी चप्पल, एक्सक्यूज देने शुरू करे। एक ने कहा कि मेरी माँ उतार कर नहीं देती, एक कहता मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता, दूसरा कहता कि नहीं मेरा मन नहीं करता। और उसने देखा दे वर ट्राइंग टू हाइड देयर परपेचुअल पॉवर्टी, अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर जो है ना राइटर को उसी टाइम उदीपी की घटना याद आती है कि किस तरह से जब उदीपी में गई थी तो एक बार उसे एक बच्चा है वो गोडेस के सामने प्रेयर कर रहा था। 30 साल बाद जब वो दोबारा उसी जगह पे गई तो उसने नोटिस करा कि रेड कलर की चेयर्स बैकयार्ड में थी। वहाँ पे एक प्रेस्ट भी था, एक बच्चा भी था जिसके पास में स्कूल बैग था और स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। ये भी सोचने वाली बात थी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन अनीस जंग ने नोटिस करा कि जो साहिब आलम से उसका नाम भी पूछा, कि नाम क्या है, कहना साहिब आलम का मतलब होता है गॉड ऑफ यूनिवर्स। कहता काश इसको पता चले कि तेरा नाम का मतलब क्या है, मतलब कितना आयरॉनिकल है ना। लेकिन एक दिन उसने साहिब आलम को मिला, साहिब आलम टेनिस कोर्ट के बाहर था तो उसने देखा कि अंदर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहे थे। उसने पूछा, उस दिन उसने ना डिसफिगर्ड शूज़ पहन रखे थे, तो उससे पूछा कि ये शूज़ कहाँ से आए। कहता इट इज़ डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय, किसी गरीब बच्चे ने फेंके हुए होंगे तो वो जूते हमें मिल गए। ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा खुश था वो, इतना ज़्यादा वो खुश नज़र आ रहा था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उसके बाद में उसने नोटिस करा, बड़ा हैप्पी, और वो बोला कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। कहता मुझे टेनिस का गेम ना बहुत अच्छा लगता है। और बोला जो गेट कीपर वाले अंकल है ना, मुझे अंदर जाने के लिए बाद में ना मेरे को अलाउ कर देते हैं अंदर जाने के लिए, तब तक मैं बहुत खुश होता रहता हूँ। ये भी उसने देखा, वाह ये भी बड़ी मज़ेदार बात थी। बहुत हैरान हो जाता है इन सब चीज़ों को देख करके। फिर क्या होता है, वो कोर्ट के बाहर खड़े हो जाता है। फिर अनीस जंग को ना एक दिन दोबारा वो मिलता तो उस टाइम के ऊपर उसके चेहरे की जो केयरफ्री लुक थी वो बिल्कुल खोई हुई थी। उसके हाथ के ऊपर ना बैग नहीं था, प्लास्टिक बैग नहीं था, ही वॉज हैविंग ए हैवी कनिस्टर, स्टील कनिस्टर था उसके पास में। तो उससे पूछा ये क्या है, कि स्टील का कनिस्टर है। नाउ आई एम वर्किंग एट ए टी स्टॉल, मैं एक टी स्टॉल पे वर्क कर रहा हूँ। नाउ आई एम गेटिंग 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ मुझे मिलते हैं और मैं अब जो है ना 1 टाइम मील भी मिलता है। लेकिन चेहरे की जो लुक थी वो जा चुकी थी। पार्ट 2 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मुकेश की बात करती हूँ, वहाँ पर को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स था। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, नियर अबाउट 20,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग अंडर द हॉट टेम्परेचर विदाउट लाइट एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट। सबसे बड़ी बात यह है कि देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट, लाइट से ज़्यादा उनके आई जो ना अंधेरे से ज़्यादा एडजस्टेड है। इस चैप्टर के अंदर से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कौन से क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जो बताऊँ वही क्वेश्चन कर ले जाना, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
तो इसमें क्या है कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, और उसने देखा कि वहाँ पर जो ना प्रीमियर स्टेट थी, तारापुलिन मड से बनी हुई। तो मुकेश ने बोला इसको, एनिस जंग को, कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तो वो उसको अपने साथ अपने घर लेकर के चला जाता। जब वो उसके साथ उसको घर पे लेकर के जाता तो उसने नोटिस करा कि वहाँ पर जो है ना बिल्कुल क्रैम्बलिंग वॉल्स, बिल्कुल क्रैम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए दीवारें थी, क्रैम्बलिंग वॉल्स थी, एक लात मार दे तो गधा के नीचे वॉल गिरे। तो ये सब उसने देखा, सारी की सारी चीज़ें नोटिस करी। और उसके बाद जब उसके घर में अंदर गया तो वहाँ पर उसने देखा कि इतनी प्लेटर था, उसके ऊपर चॉप्स करी हुई वेजिटेबल्स थी। वो जो मुकेश के भाई की वाइफ थी, वो चूल्हे के ऊपर कुछ बना रही थी, उसकी आंखों में धुआं था, आंखों से आंसू आ रहे थे। सी हैज कवर्ड हर फेस, उसने अपना फेस भी ढका। और वो कहती कि हमारी कल्चर में मुंह ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो इस तरह से बताती है। तो धीरे धीरे ये सब देखता है वो। उसके बाद में मुकेश के पापा से बात हुई तो उसने कहा कि मैंने तो इस घर को दोबारा बनाया है। तो ये भी सोचने वाली बात थी। मुकेश ने ये भी बताया कि मेरी संस्कृति में ऐसा होता है, जब बड़े आते हैं तो हमारे घर की जो औरतें होती हैं, वो जो फीमेल जो बहू होती हैं स्पेशली, वो अपना चेहरा ढक लेती हैं। मेरी भाभी पे हम 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे फादर की, मेरी और मेरे भाई की, उनका खाना बनाती है वो। सविता एक लड़की है, यहाँ पर सविता के बारे में डिस्कशन करा। सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड पावर, पायसनेस और सिंबल है इनोसेंस का। तो उसने देखा कि किस तरह से वो जो शांतिपूर्ण लड़की जो है ना, वो बना रही है, बैंगल्स बना रही है। बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग इन इंडिया। तो कहते हैं इवन सविता को भी नहीं पता, एक दिन वो ये बैंगल पहनेगी, दुल्हन जब बनेगी। वो बना रही है लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो क्यों बना रही है ये सब। वो खुश है लेकिन वो बैंगल्स बना करके ये सब देखती है वो। और उसके बाद में क्या कहती है कि उसकी दादी से बात करती है। तो दादी बोलती है कि कई सालों से पेट भर खाना भी नहीं खाया। कहती है हमारी ये ट्रेडिशन है, हम भूखे सो जाते हैं। और इसमें ना, इनमें एक और कहानी है। एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में मोस्टली जो लोग हैं ये ब्लाइंड हो जाते हैं। तो जब ये सब सिचुएशन देखता है कि फिरोजाबाद की हर गली के अंदर माउंट ऑफ हीप ऑफ बैंगल्स हैं, डिफरेंट कलर की बैंगल्स, लाल, रेड, पिंक, पीला, बैंगनी, येलो, जितने भी कलर हैं। तो वहाँ पर कहता है कि हर पतली गली के अंदर आप देखोगे चूड़ियों के ढेर वाली गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं। तो इसने ये पूछा कि एक बात बताओ, तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना देते। सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि कैन गॉड गिवन लाइन्स एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की दी हुआ ये धंधा। क्योंकि वहाँ पर ना फादर अपने बच्चे को एज इट इज धंधा सौंप देता है और बच्चे कर लेते हैं। कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं सकता था, सिर्फ मैंने घर बनवाया। उसके बाप ने भी यही बात बोली। अब ये बोलता है कि क्या तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बना सकते। तो मुकेश ने कहा कि नहीं, क्योंकि हम विशेष सर्कल के ट्रैप में फंसे हुए हैं। विशेष सर्कल साहूकार, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती इनको जेल में घसीट देते हैं, जेल में डाल देते हैं, और वहाँ पर फिर इनको भी मतलब कि पनिशमेंट मिलती है। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन सब चीज़ों को स्टॉप कर रखा। तो ये थी सारी की सारी कहानी। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये सब होता रहता है। तो उस दिन एनिस जंग ने एक चीज़ देखी। जब वो नीचे पैरों को सफल करने लगा मुकेश, उसने देखा कि 2 डिस्टिंक्ट वर्ड देखे। एक तो देखा वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, गरीबों का जो दुनिया थी वो, और जो दूसरा देखा उसने विशियस सर्कल, ट्रैप्ड पीपल इन द विशियस सर्कल। विशियस सर्कल जो लोगों का होता है। फिर उसने ये पूछा तुम एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ाते हो। कहता फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, लेकिन हम एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। तो हम क्या करते हैं, कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए मोटर मैकेनिक, आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। सिर्फ मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। अंडरलाइन थीम यही है क्या, कि गरीबी किसी को बख्शती नहीं है, और चाइल्ड लेबर हर जगह, चाहे तुम कितना भी कर लो, चाहे वो पेरिफेरी ऑफ दिल्ली और चाहे कहीं पर भी हो। सिर्फ कानून बनते हैं दिखाने के लिए, लेकिन रियल में उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब आते हैं हम डीप वाटर के ऊपर। डीप वाटर वाला जो लेसन है, इसके अंदर विलियम डगलस, इसका जो मेन प्रोटोगोनिस्ट का जो कैरेक्टर है, वो एक ही बात बताना चाहता है कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शुड बी ओवर देयर। अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये राइटर यहाँ पर हमें ये कहानी बता रहा है। अब राइटर ने क्या बताया कि ही वॉन्ट्स टू बिकम ए स्विमर, वो स्विमर बनना चाह रहा था। लेकिन जब वो 3-4 साल का था तो उसके फादर कैलिफोर्निया बीच पे उसको लेकर के चले गए। फादर ने बच्चे को वहाँ पर पानी में छोड़ दिया। पिताजी को लग रहा था कि मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो जो बेटा था वो एंजॉय नहीं कर रहा था। उस टाइम वेव्स आ रही थी, लहरें आ रही थी, और लहरें कर क्या रही थी, ओवर पावर होकर के उसके पास में जा रही थी, और उस टाइम फियर बर्थ ले रहा था। जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उस फियर फैक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि उसकी माँ एक ही बात बोलती थी। और उसकी माँ क्या बात बोलती थी कि डोंट गो टू याकिमा रिवर। वहाँ पर नहीं कि याकिमा रिवर है, दैट इज द सिंबल ऑफ ट्रेचरस, वो ट्रेचरस का सिंबल है।
तो उसकी माँ बोलती थी याकिमा रिवर पे नहीं जाना क्योंकि वहाँ कई लोगों का लाइफ याकिमा रिवर ले चुकी है, आप लोगों को वहाँ नहीं जाना। तो राइटर के दिमाग में ये बात बैठी थी। बट व्हेन ही बिकम 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल का हुआ तो उसने YMCA पूल ज्वाइन किया। YMCA पूल क्या होता है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। उसने वो ज्वाइन भी क्यों करा? क्योंकि वो कम गहरा था, साफ पानी था, मैक्सिमम 9 फीट गहरा था। तो जैसे तैसे उसने उस पूल को ज्वाइन किया। अब जब उसने ज्वाइन करा तो 2 दिन ही उसे हार्डली जाते हुए थे। तीसरे दिन जब वहाँ पर गया तो एक हट्टा कट्टा इंसान है मेरी तरह, वैसे मैं मोटी नहीं हूँ, मेरे बारे में मत बोलना, आई एम नॉट फैटी। तो वहाँ पर उसने जा करके देखा कि एक मोटा सा बिग ब्रोशर आया। उसने बोला हाय स्किनी, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको पानी में फेंक दूँ? इससे पहले वो कुछ कर पाता उसने ठाड़ू से पानी फेंक दिया। अब देखने वाली बात थी, पानी में फेंक दिया। तो अब वहाँ पर उसने जो अपनी जर्नी बताई कि वो उसने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि जैसे उसे पानी में फेंका, पानी में जाऊँगा, ज़मीन को टच करूँगा, कॉर्क की तरह ऊपर आऊँगा और आराम से बाहर आ जाऊँगा। लेकिन आने के लिए कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें आसान थोड़ी ना इतना जल्दी कि तुम कुछ कर लोगे। अब क्या था कि जैसे तैसे जब उसकी आइज़ ओपन हुई तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? जो YMCA का जो पूल था, उस पूल के पास में ही वॉज वॉमिटिंग कर रहा था। और जो लड़का था वो ये कर रहा था मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था इसकी हालत ऐसे ख़राब हो जाएंगी क्या। तो ये सिचुएशन उन्होंने वहाँ पर देखी। उसके बाद में अक्सर क्या कर रहा था, फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात आ जाती है, क्योंकि मन में आ ही जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं। अब वो स्विमर बनना ही क्यों चाह रहा था? क्योंकि उसे बोटिंग करना और फिशिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। और फियर ऑफ वाटर उसका क्या कर रहा था, ये जो फियर है इसको किल कर रहा था, इस डर को किल कर रहा था। बड़ी टेंशन हो रखी थी उसको। इन टेंशनों के बीच में ही क्या हुआ कि ये सब जब टेंशन सारी की सारी चल रही थी, इन्हीं टेंशनों के बीच में क्या दिक्कत आई, इन्हीं टेंशनों के बीच में उसने अब डिसाइड करा था कि नाउ यू डेफिनेटली बिकम ए स्विमर बनेगा। उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर करा, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर उसने क्या करा था कि इंस्ट्रक्टर हायर करा। उसने हायर करा अप्रैल में हायर करने के बाद में उसने इनहेल सिखाया, एक्सहेल सिखाया, उसने बेल्ट बांधी यहाँ से, एक्सहेल सिखाया, इनहेल, दोनों चीज़ें उसे सिखाई। सांस लेना कैसे, सांस छोड़ना कैसे, बेल्ट को खींचा ऊपर, ठीक है। और बेल्ट को खींचने के बाद में भी क्या कर रहा था वो, उसे उसने 6 महीने की ट्रेनिंग दी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में वो जिब्राल्टर रॉक पे गया। वहाँ जा करके उसने शाउट करा, अपने फियर को किल कर दिया था। 6 महीने बाद वो ट्रेंड हो गया था। उल्टे सीधे ट्रैक सारे के सारे उसने सारे के सारे अपने स्ट्रोक मारे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि एक इंसान अगर बाय बर्थ फियरलेस होता है ना, तो उसका डर नहीं है। डर किसका होता है? जो अपने डर के ऊपर काबू पाके आगे बढ़े, उसी को हम क्या कहते हैं? एक सच्चा इंसान कहते हैं। और इसके जो ना आफ्टर इफेक्ट्स भी आए। जब YMCA पुल के ऊपर एक जो मिस एडवेंचर हुआ था, उस मिस एडवेंचर से उसकी बॉडी के ऊपर बहुत गहरे असर पड़े थे। किसकी बॉडी के ऊपर गहरा असर पड़ा था? ये जो विलियम डगलस था, इसकी बॉडी के ऊपर उसको चक्कर आने लग जाते थे, डिजीनेस फील होता था, उसको फीवर हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने उन सब चीज़ों के ऊपर काबू करा और फाइनली ये बिकम अ परफेक्ट स्विमर। जो अंडरलाइंग मैसेज है वो ये है, इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन योर लाइफ देन बी श्योर दैट यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड वर्क हार्ड। कंसिस्टेंसी इन एक्शन शुड बी ओवर देयर। अगर आप अपने एक्शन के अंदर कंसिस्टेंट हैं, देन नो वन कैन स्टॉप यू एंड यू विल बी ऑन द टॉप। आप हर हाल में टॉप पे होंगे। तो ये थी तुम्हारी चैप्टर नंबर 3, दैट इज द डीप वाटर। उसके बाद हमारा लेसन शुरू होता है रेड ट्रैप, सेल्वा लाइगरलोफ। रेड ट्रैप होती क्या है? चूहेदानी होती है रेड ट्रैप। और उस चूहेदानी में क्या होता है? चूहेदानी के अंदर हम एक स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग के अंदर क्या लगाते हैं? चीज और पोर्क लगा देते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रैट। और इसमें सलमा लाइगरनोफ ने जबरदस्त चीजें हमें बताई हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहे हैं जो CBSE में पूछे जाते हैं, और जो मैं बताती हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन फिर आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि हमें करना क्या है। अब हमें कंट्रोल ऐसे ही करना है, इन सब चीज़ों को होते हुए क्या करना है अभी बता रही हूँ आपको। कि जो दुनिया है वो भी तो एक रेड ट्रैप है। पूरा वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड भी तो एक रेड ट्रैप है, क्या नहीं है रेड ट्रैप? अब देखो एक बात, हम फंस चुके हैं उस रेड ट्रैप के अंदर। वो जो स्ट्रिंग है ना, दिस इज द कंफर्ट ऑफ लाइफ, मेटलिस्टिक लाइफ है ये। और इसके अंदर गाड़ी, बंगला, AC, कार, ये जब सारी चीजें आती हैं तो वो यही चीजें हैं, इनसे बाहर कोई भी चीज नहीं है। तो इसके अंदर क्या कर रहा है वो राइटर ने बहुत जबरदस्त बात बताई। यहाँ पर कहता है कि उसने उसके साथ में कंपैरिजन कर दिया, एज ए मेटाफर उसको यूज कर डाला। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास में, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो कैरेक्टर्स हमारे पास में पैडलर है, सिंगल पर्सन है,
ठीक है। पर्लर इधर उधर घूमता रहता है। अगर लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन 2 से 3 जगह शिफ्ट होंगी। एक जगह फॉरेस्ट आएगा हमारे पास में, वहाँ की भी लोकेशन है हमारे पास। दूसरी रामर्स जो आयरन वर्कशॉप की भी लोकेशन हमारे पास है। तीसरी आयरन मास्टर का जो घर है वहाँ की लोकेशन भी हमारे पास में है, और रोड की लोकेशन भी, मतलब 4 से 5 लोकेशन हमारे पास में आती हैं। कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूंगी तो मेरे पास में क्रॉफ्टर एक कैरेक्टर है जो जिसके न वाइफ है न बच्चा है, क्योंकि वाइफ बच्चे हैं ही नहीं उसके पास। ही इज लिविंग अलोन, वो अकेला रहता है। अगर मैं आयरन मास्टर की बात करूँ तो ही इज एम्बिशियस टाइप ऑफ बिजनेसमैन। ही हैज लॉस्ट हिज वाइफ, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उसके जो बच्चे हैं वो 3 बाहर पढ़ रहे हैं, और उसकी जो बेटी है एडला विलमेंसन वो उसके साथ में रहती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यू टू बिजनेस ही इज रिमेनिंग आउट ऑफ द हाउस, वो अपने घर से बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आयरन मास्टर के बाद में बात करूँ मैं एडला विलमेंसन की, तो एडला विलमेंसन भी अकेली लड़की है जो मोस्टली टाइम घर में रहती है। तो यहाँ पर कहानी के जितने भी पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ऑल द कैरेक्टर्स आर सफरिंग विद बॉन्ड ऑफ लोनलीनेस। सब के सब बॉन्ड ऑफ लोनलीनेस से सफर कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में कोई है ही नहीं। जब इनके साथ में नहीं है तो क्या है, इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यहाँ सब होने के बाद में जो राइटर हमें बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है, ये सब हो गया। अब क्या था हमारा जो मेन जो चीज़ें आ रही थी वो कहाँ पर आ रही थी कि ये रोड के साथ में चल रहा है। अब हम समरी पे आते हैं, और समरी के बाद जो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है, इसमें कई मैसेज बाहर निकल करके आ रहे हैं। एक है लव कंपैशन सिंपैथी इवन कैन ट्रांसफॉर्म ए क्रिमिनल। अगर आप किसी से प्यार से बोल सकते हैं तो आप किसी क्रिमिनल को भी सुधार सकते हैं। दूसरा जो हमारे सामने आती है थीम, वो आती है एज ए मेटाफर, और एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू लिव विद डिग्निटी। हर इंसान को एक डिग्निटी के साथ में रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान डिग्निटी के साथ नहीं रहेगा। और उसके बाद में ये जो कहानी है इसमें पैडलर क्या करता है, रोड के साथ साथ में चलता है। डेंगलिंग रैट ट्रैप्स उसके पास में, उसके गले में है डेंगलिंग रैट ट्रैप्स। और जब वो चल रहा था तो वो चलते चलते रास्ते में ही सोचने लग जाता है कि यार क्या है ये, दुनिया में तो एक रैट ट्रैप है। और उसने देखा कि देख पूरी दुनिया के अंदर शेल्टर हैं, कंफर्ट हैं, हैप्पीनेस है, जॉय है, सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में वो नोटिस करता है कि साथ में उसने देखा जब वो सकसा जाता है, अंधेरा सा हो जाता है, तो उसने टिंग टोंग बजाई, क्रॉफ्टर की कॉटेज के बाहर में गया। अक्सर क्या होता था जब वो कहीं पर भी जाता था तो भिखारी को कौन बोलता आगे घर चल, लेकिन यहाँ पर उसका वेलकम किया गया, यहाँ पर उसको रोका गया। जब उसे रोका गया, उसका वेलकम किया गया, तो वो अंदर गया। जब वो अंदर गया तो वहाँ पर ना उसने उसके लिए पोरेज बनाया, उसको आराम से बिठाया, तम्बाकू स्लाइस भी दी। तो ये सब चीज़ें उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। किसको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी? इसको, ये पैडलर को। लेकिन उसने उसको विश्वास दिलाने के लिए, इन ऑर्डर टू अश्योर हिम कि भाई मैं सही पर्सन हूँ, वो उसके पास में लेके जाता है। और ले जाके उसको वो क्या बोलता है कि अंदर लेके जाता है, उसको दलिया खिलाता है। लेकिन जब उसको यकीन नहीं होता तो वो अंदर जाता है। अंदर जा कर के बताता है कि कैसे मैं अपने लिवलीहुड को लाता हूँ, कि मैं जैसे क्रीमरी से, मेरे पास काऊ हैं और काऊ से क्रीमरी से जो मेरा काम चलता है, तो वो पाउच लेकर गया। उस पाउच में क्या होते हैं? क्रोनर्स होते हैं। क्रोनर इज ए काइंड ऑफ करेंसी। वो उसे दिखाता है सामने से और उसको खुट्टी के ऊपर टांग लेता है। ये भी अपने आप में एक बेट थी। बेट एक बड़ी यूज हुआ, BAIT। बेट का मतलब होता है अट्रैक्शन। और उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होता है? नेक्स्ट डे सब तैयार हो जाते हैं। ये तो जब होस्ट जब चला जाता है तो गेस्ट कैसे सोया रहेगा, क्योंकि इसे तो दूध निकालना था। सुबह निकल जाता है वो। जब निकल गया तो थोड़ी दूर जाने के बाद में कहते ना, चोर चोरी तो छोड़ देगा, हेरा फेरी कैसे छोड़ेगा। जब गया तो उसे वहाँ याद आई कि यार मुझे तो वहाँ जा कर के उसका सामान लेना था, और वो अपना सामान लेता है और चला जाता है। तो उसके बाद में ना, जब वो वहाँ गया तो उसने नोटिस करा रास्ते में चलते चलते कि पैसे टंगे में कुट्टी पे वापस आया। शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद में अपना हाथ अंदर फंसाया, पैसे लिए वापस चल पड़ा। लेकिन जब पैसा लेकर के वापस चलने लगा तो उसको एक बात समझ में आई थी कि जब इंसान गलत काम करता है ना तो वो अपनी नज़रों में गिर जाता है। नज़रें मिलानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अंतर्मन है ना, अंतर्मन आपको सबसे पहले बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत। आज आपको कहीं जाने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपकी इनर सोल अपने आप बता देगी कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपने किसी का बुरा करा या बुरा चाहा है ना, तो आपकी सोल, और आप हमेशा कभी भी उस इंसान से आईज नहीं कांटेक्ट कर पाओगे। तो अब ये हो रखा था कि अगर क्रॉफ्टर मुझे मिल गया रास्ते में तो मैं उससे आई कांटेक्ट कैसे करूँगा, क्योंकि मैं तो क्रॉफ्टर के साथ गलत कर चुका हूँ। क्रॉफ्टर ने विश्वास करके मुझे घर में बुलाया, दलिया दिया, सब आराम से रखा, लेकिन मैंने उसके साथ धोखा करा तो उसने दूसरा रास्ता पकड़ा। इत्तेफाक से क्या होता है, जहाँ से शुरू हो रहा था ना वो वहीं जाके टिक रहा था, हार के गिर जाता ज़मीन पे। तो कहीं से हैमर साउंड की आवाज़ आती है उसको। हैमर साउंड की जब उसे आवाज़ आई तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर चला जाता। जब वो उस डायरेक्शन के अंदर गया
तो वहाँ पर क्या हो रहा था, बाहर बारिश हो रही थी और अंदर जा कर के एक बड़ी सा आयरन वर्कशॉप था, और वहाँ जो सूटी पेन थे, उस पेन से, उस शीशों से ये दिख रहा था कि अंदर जो है ना लाइट जल रही है। तो ये जैसे ही अंदर गए तो अंदर अप्रेंटाइज था, चारकोल पिघल रहा था, बड़े बड़ा लोहा पिघल रहा था। तो इसने पूछा नहीं किसी से, अंदर चला गया और फर्नेस के पास में खड़ा हो गया जो अंगीठी जल रही थी। जैसे ही वो फर्नेस के पास में खड़ा हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके कपड़े गीले थे, गीले कपड़ों से हवाएं निकलने लगी, मतलब वाष्प निकलने लगी, वेपर्स निकल रहे थे। तो जब वेपर्स निकल रहे थे तो उसने देखा कि यार ये क्या है, वेपर्स निकल रहे हैं यहाँ तो इन कपड़ों से। तो जब वेपर्स निकल रहे थे, उन वेपर्स को देख करके वो हैरान रह गया कि यार ये क्या क्या रहा है ये वेपर्स वाला। तो चुप हो गया वो। और उसके बाद में इतने देर में आयरन मास्टर आ जाता है। आयरन मास्टर आता है रात में, उसका नाइट इंस्पेक्शन पे वो आता ही आता है रात में इंस्पेक्शन करने के लिए। तो उसका रोज़ का काम था, रूटीन वर्क था। जब वहाँ आया तो उसने अप्रेंटाइज को देखा, तो उसका आयरन मास्टर का एक फ्रेंड होता है ओनिल्स ओल्फ, जिसका कोर्ट मार्शल हो गया था। तो उससे लगा कि ये मेरा पुराना फ्रेंड है, उसने उसे ओनिल्स ओल्फ बोला। ओनिल्स ओल्फ बोलते यहाँ पर जो पेडलर था उसने ये नहीं बोला कि मैं ओनिल्स ओल्फ नहीं हूँ, उसने सीधा का सीधा ये बात बोली कि उसने सोचा कि 30 क्रोनर्स वहाँ से चुरा लिया, ये भी दे देगा, मेरा काम बन जाएगा। अब वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्रिसमस का फेस्टिवल है, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। वो जाता नहीं है, बहुत मनाने के बाद भी नहीं गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उसने स्टर्जन कहा कि स्टर्जन ये अपने हमारे साथ ही नहीं जाना चाह रहा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लीव इट। तो वो उसे छोड़ देता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वो स्टर्जन को लेकर के साथ में अब निकल लेता है। जब वो वहाँ से लेकर के जा रहा होता है तो उसने घर जा कर के अपने डॉटर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एक फ्रेंड वहाँ पर आया हुआ। तो डॉटर वापस जाती है, और जिस वक्त पे आया तो उसने पिग आयरन, एक पीस ऑफ आयरन लिया, ऐसे पिलो लगा रखा था, उसने कैप से, आधी कैप से फेस को ढक रखा था। जैसे उसने कैप को धीरे से उठाया, उसने आंखें खोली, उसकी ना आँख खोल के सोने की आदत थी। तो जैसे उसने उसकी कैप को उठा तो वो जंप करके उठा। तो वो एडला विल्बेंसन पहचान चुकी थी कि ये इंसान वो इंसान नहीं है जो इंसान की बात हम कर रहे हैं। तो उसने बोला कि पापा ने आपको बुलाया, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला ना, वो स्पीचलेस हो जाती है वहाँ पे कि आपको पापा ने बुलाया है, अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ आ सकते हो। तो जैसे ही वो उसके साथ में जाने लग जाते तो उसे समझ में आ गया था कि शेर की मान में हाथ दे रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं हालात तो ठीक नहीं है मेरे। तो वो वहाँ पर निकल लेता आगे की तरफ। जब वो निकला तो ठीक था जो भी हुआ, लेकिन जब घर गया तो एडला विल्बेंसन बोली पापा अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे, पापा आपको एक बात बताऊं? बोला हाँ। बोला ये वो नहीं हो सकता। बोला कौन? बोला ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, इज़ नॉट एजुकेटेड पर्सन। बोला व्हाट? बोला हाँ एजुकेटेड पर्सन नहीं है ये। तो बोला कौन है? बोला ये आपको दिख रहा है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता। बोला अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ ऐसी बात है। तो उसके बाद में कहता है बेटा तेरे को ना ऐसे ही लग रहा होगा, जब ये ब्रॉड डे लाइट में आएगा ना तो उसके बाद तुझे पता लगेगा। जैसे वो ब्रॉड डे लाइट में आया तो वो पहचान गया, और आयरन मास्टर ने मारा मुँह काटे पे, डिसीव मी, यू चीट में, तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता भाई ओ सुन, मैं ना तेरे को धोखा दिया, मैंने तेरे को कुछ नहीं करा, ये तेरे पजामे कुर्ते हैं, ले मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ। एडला विल्बेंसन ने फिर स्टॉप करते कि नहीं, फिर बीच में इंटरप्ट करती कि नहीं, क्योंकि हमने इसे खुद इन्वाइट किया। जब हमने इसे खुद इन्वाइट करा तो हम इसको कैसे भेज सकते हैं? अब इसके दिमाग फिर सनक गया, भाई ये लड़की फंसवाएगी मुझे, क्यों बोल रही है। अब क्या करती है कि वो लड़की उसे जाने नहीं देती, मतलब एडला विल्बेंसन उसे कहीं ना कहीं रोक देती है, और एडला विल्बेंसन उसे नहीं जाने देती। जब एडला विल्बेंसन उसे नहीं जाने देती तो रात भर वो पूरे दिन भर ड्राइंग रूम में ऐसे सो रहा, जो गेस्ट रूम था उसमें जैसे भैया उसके बाप का घर हो, आराम से सो रहा था। रात में क्या हुआ, क्रिसमस का ट्री जो था, क्रिसमस सेलिब्रेट करा इन्होंने, और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद में क्या हुआ था कि सब सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन के बाद ये इसके रूम में केक लेकर के गई। बहुत अच्छे से जानती थी कि एक भगोड़ा ये चोर है, उसके बाद भी सी ट्रीटेड हिम जस्ट लाइक अ कैप्टन की तरह उसको ट्रीट किया और उसको रेस्पेक्ट दिया। जैसे उसने कैप्टन की तरह उसे रेस्पेक्ट दिया, ट्रीट किया, तो वो चुप हो जाती है और वो बोलती है कि देख कैप्टन, ये जो क्लोथ पहन रखे ना आपने, ये क्रिसमस का गिफ्ट है मेरे फादर की तरफ से, और आप चाहो तो आप हमारे साथ भी रुक सकते हो। चुप हो जाता है वो, कुछ नहीं बोलता। ही डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। और उसने सोचा भाई साहब ये फिर दिक्कत हो गई, ये लड़की कुछ ना कुछ करा के छोड़ेगी। और ऐसे सिचुएशन के बाद ही बिकेम साइलेंट, चुप हो जाता है। अब क्या था कि आगे क्या हो जाता है कि अगले दिन सुबह उठ करके इनको चर्च में जाना होता है। जब ये चर्च में गए तो इन्होंने नोटिस करा कि चर्च में क्या होता है कि वहाँ पर क्रॉफ्टर आया होता है, और क्रॉफ्टर बोलता है कि ऐसे ऐसे मैंने किसी पेडलर की हेल्प करी, लेकिन वो मेरे पैसे चुरा के लेके गया। कहते हैं अमीर आदमियों के पास लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ पैसा होता है। मिडिल क्लास फैमिली ठेकेदार होती है हर चीज़ की। तो ये उसके बाप ने बोलना शुरू करा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि
झूठ बोल रहा है, क्या बोलते हैं, तुम इसको मत रखो अपने घर में, लेकिन तुमने कहा। एडवर्ड विल्मनसन ने अपना माथा पकड़ लिया जब तक वो वापस घर आया। घर आते उसने उसका जो पीए वैलेट होता है उससे पूछा वो कहाँ पर रखा है, वो तो गया। बोला क्या क्या लेके गया, बोला वो कुछ भी नहीं लेके गया, वो कुछ दे के गया। बोला क्या था, तो जो रेड ट्रैप थी वो थी, उसमें एक जैक्ड रेटन में एक लेटर था और उसमें 30 क्रोनर्स थे। एडला मैडम के नाम के ऊपर एक लेटर लिख के चला गया था और वहाँ पर उसने लिखा कि डियर एडला मैडम, ये जानते हो कि मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ, यू गिव मी रिस्पेक्ट जस्ट लाइक ए कैप्टन, आप कैप्टन की तरह मुझे रिस्पेक्ट दे रही थी। आपने एक मरे हुए इंसान, एक सोए हुए इंसान को जगा दिया, आपने मेरी इनर फीलिंग्स थी उन फीलिंग को जगाया, आपने मुझे महसूस कराया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक जिंदा जागता इंसान हूँ। और ये जो वर्ड्स देख करके एडला जंप कर गई हैप्पी से और उसके नीचे उसने साइन कर दिया कैप्टन वोनस्टेल। तो ये सब चीज़ें भी हमें क्या बता रही थी कि इंसान लाइफ में अगर बदलना चाहे तो लव, कंपैशन, सिंपैथी इवन कैन चेंज अ क्रिमिनल। अब जो 4 लेसन हैं आपके, 4 लेसन मैंने कवर कर दिए। अलग से एक सेपरेट वीडियो डालूंगी हर लेसन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डली एक चैप्टर 10 मिनट में कवर करा दूंगी। वो क्वेश्चन करके चले जाना, उससे बाहर आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला लेसन, लास्ट लेसन, लव में क्या है, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ थिंग व्हेन वी यूज इट। लेसन 2 के अंदर क्या है, चाइल्ड लेबर इज स्टिल एवरीवेयर, पूरी इंडिया के अंदर क्या है, तुम्हारे पास में चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद में जो तीसरा चैप्टर है आपका है डीप वाटर, विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इफ़ यू हैव यू कैन गेट सक्सेस इन लाइफ। और जो 4th वन है वो ये है कि लव, कंपैशन एंड सिंपैथी इवन कैन ट्रांसफॉर्म ए क्रिमिनल। तो ये है आपका चैप्टर्स। मैंने पूरी मेहनत और शिद्दत से कोशिश करी है कि मैं आपके वन शॉट में चारों चैप्टर, चारों लेसन्स कंप्लीट करते हुए, वैसे लेसन बोल नहीं, चैप्टर नहीं लेसन बोला जाता है क्योंकि हम इन सबसे से कुछ सीखते हैं। कुछ नहीं समझ में आया आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।